तो फ्रेंड्स आज हम लोग कक्षा 10 ज्योग्राफी चैप्टर 5 को देखेंगे जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप बने रहे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा आपको सभी एग्जामों की मेंस की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन क्या है, रिसोर्सेज क्या है एनर्जी का, उनको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? धातु कहाँ से आती है? आपने पढ़ा है कि भूप्रपत्ति पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानें में निर्मित इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातु निकाली जाती है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज़ आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं, जैसे हम खाते हैं। मनुष्य वे विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिज का प्रयोग करते हैं। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर जिसको हम लोग CaCO3 भी बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड जो दांतों को गलने और सड़ने से रोकने का काम करता है, हमारे दांत को गलने से रोकता है। फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रयूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो हमारे दांतों को चमक जिसको प्रदान करते हैं, वो अभ्रक यानी माइका है। टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। सभी सजीव को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। यथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने से असमर्थ होंगे। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, एलिमेंट है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक स्ट्रक्चर है। खनिज प्राकृतिक में से अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा पूछा जाता है। हीरा में अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि हीरा सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पाया जाता है वर्तमान में, तो इम्पोर्टेंट है। हीरा सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हीरा सबसे ज़्यादा रूस में विश्व में पहला स्थान, और मध्य प्रदेश में भारत का हीरा। नरम, चूना तथा सम्मिलित है खनिज, इनमें विविध है। देखते हैं। आप जानते हैं, आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों से यौगिक है। कुछ चट्टानें चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। देखते हैं भूवैज्ञानिक व भूगोलविदा और भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन कैसे किया जाता है। भूगोल अष्टाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु और खनिजों के भौतिक और रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। समान व वाणिज्यिक हो गया कमर्शियल उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या है पूछा जाता है। खनिज को 2-3 पार्ट में विभाजित किया। पहला है धात्विक में
धात्विक को भी तीन तरह से विभाजित किया है। लोह धातु जिसमें लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा पूछा जाता है, लोहा इसका एटॉमिक नंबर 26 है। अयस्क लोहा अयस्क। मैग्नीज पूछा जाता है, मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर। निकेल का भी 28 होता है, इसका एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट 27 होता है, इसका एटॉमिक नंबर। अलोह जैसे तांबा का भी पूछा जाता है, 29 एटॉमिक नंबर। सीसा इसका 82 एटॉमिक नंबर। जस्टा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जस्टा हो गया। बॉक्साइट हो गया, जिसको एल्युमिनियम भी कहते हैं, 13 इसका होता है, 13 एटॉमिक नंबर। बहुमूल्य खनिज जैसे कि सोना की बात करें तो 79 होता है, इसका संकेत AU होता है। चांदी ये भी पूछा जाता है, चांदी का 47 होता है एटॉमिक नंबर। AG इसका संकेत होता है। प्लेटिनम 78 होता है, इसका 78 एटॉमिक नंबर आदि। देखते हैं अधात्विक में अभ्रक हो गया, अभ्रक मैका, नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl। उसके बाद पोटास हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोटास जो है, पोटास का 19K इसका संकेत होता है। सल्फर या चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। संगमरमर हो गया तथा बलुआ पत्थर। ये सब ऊर्जा खनिज की बात करें तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब कोयला में कोयला में क्या पाया जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन मिलकर पाया जाता है। पेट्रोलियम, ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन की सूत्र की बात करें तो C4H10 होता है, और प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन C3H8 होता है। प्रोपेन का दोनों मिल करके पेट्रोल का निर्माण करता है। प्राकृतिक गैस इसमें जो है हाइड्रोकार्बन गैस इसको कहते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं खनिजों। अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का अधिक महत्व सब तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण संरचना स्ट्रक्चर पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य सेल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न सेलों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आग्नेय जो है पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आग्नेय कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों जैसे भ्रंश और विद्रोह से मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब यह तरल अथवा गैसीय अथवा दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज है जस्टा तांबा पूछा जाता है। तांबा इसका 29 होता है। कॉपर चिली में सबसे ज़्यादा, विश्व में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश पहला स्थान है भारत में। उसके बाद है जिंक। फिर सीसा की बात करें तो 82 होता है एटॉमिक नंबर। चीन में सबसे ज़्यादा सीसा पाया जाता है, पहले पायदान पे। भारत में राजस्थान का स्थान है आदि। इसी तरह सिराओं और जमाओं के रूप में प्राप्त होती है। अनेक खनिज अवसादी चट्टानें, जिसको तलछटी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है हम लोग। कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, ये सब जो पाया जाता है, इसी को हम लोग सेडिमेंट्री भी कहते हैं, इंग्लिश में सेडिमेंट्री। अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचय और जमाव का परिणाम होता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोहे अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक के लिए अत्यधिक है। देखते हैं खनिजों की उपलब्धता। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं जो किसी खनिज व अन्य अवयवों के तत्वों के मिश्रण हो। ऊष्मा व दबाव का खनिजों के निर्माण की एक विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होती है। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। निक्षेप, जिसको प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सोना। विश्व में पहला चीन का है, दूसरा भारत में कर्नाटक की है। उसके बाद चांदी भी पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चांदी जो है विश्व में मेक्सिको सबसे ज़्यादा है, भारत में राजस्थान चांदी है। टीन और प्लेटिनम। टीन की बात करें तो विश्व में चीन है पहले पायदान पे, छत्तीसगढ़ भारत में पहले स्थान पे 3। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सतर्कता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड ज़्यादातर समुद्री जगहों से ही प्रगहित यानी होते हैं। महासागरीय तली और मैग्नीज ग्रंथियाओं में धनी है। कुछ रोचक तथ्य है। रेड होल
खनन, यह आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत और उनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई और चेरापूंजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस ट्रिब्यूनल यानी 2010 में इसकी स्थापना हुई, ने इस क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया और सलाह दी कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। भारत अच्छे और विविध प्रकार की खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक, माइका, अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है। प्रायद्वीपीय और पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछत्ती को ही हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान, इसी में पाया जाता है कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सिलेट, ये सब खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय सेल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भित संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करेंगे। सदैव स्मरण रखें, अयस्क खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों से चयन करना पड़ता है। ऐसा ही हो जाने के बाद खनिज निक्षेप अथवा भंडार खनन परिवर्तित हो जाता है। लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 यानी 3/4 भाग का योगदान करते हैं। धात्विक शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अब भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करते हैं। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौह संयुक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 70% लोहांश यानी कार्बन पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोग है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन 97% उड़ीसा, सबसे ज़्यादा लौह उत्पादन में भारत में उड़ीसा है वर्तमान में, और सबसे ज़्यादा उड़ीसा है। अब इसमें बात करते ऑस्ट्रेलिया आता है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त हुआ। शेष उत्पादन 3% अन्य राज्यों से प्राप्त हुआ था। क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदिरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के कुछ मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के डीला से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क खदान देख सकते हैं आप लोग उड़ीसा वगैरह। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ। उड़ीसा, झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज उड़ीसा के केंद्र पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, झारखंड के सिंहभूम से गुवा तथा नोआमुखी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में से अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें स्पार्ट बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया निर्यात करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ? विशाखापट्टनम से जापान और दक्षिण कोरिया के लिए ले जाया जाता है। बल्लारी, चित्तगुड़ यानी चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी कर्नाटक की। इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में लौह अयस्क कर्दम रूप से पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पटन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है,
तथापि यहाँ का दक्षता से दोहन किया जाता है। मर्मागाओ यानी गोवा में पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में किया जाता है। देख सकते हैं मैग्नीज उत्पादन में पहला स्थान भारत में पूछेगा तो मध्य प्रदेश का है जो 33% है। अब इसमें पूछेगा दक्षिण अफ्रीका। मैग्नीज की बात करें तो Mn संकेत होता है। मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर होता है, Mn संकेत होता है और सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अन्य में होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश। ठीक है, भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादन वर्ष है 2000 से 2001 में। देश में कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कुछ फिगर के थ्रू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरह से, ये उड़ीसा में है कंजूर, उसके बाद मारमा गोवा, ये गोवा में है। इस तरह से आप लोग रोक के देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह में है। इस आप लोग देख सकते हैं रोक के। लोह खनिज, भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि वे खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा, बॉक्साइट का विवरण को समझें। तांबा पूछा जाता है। तांबा सबसे ज़्यादा जो है विश्व में चिली देश में होता है और भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश में तांबा की उत्पादन सबसे अधिक होती है। हम देखते हैं तांबा के बारे। भारत में तांबे का भंडार का उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घाटवर्ध यानी मेलिएबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतरी खदानें भी तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बॉक्साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट विश्व में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा और भारत में जो है उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होता है। जबकि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातुवर्ध यानी मेलिएबिलिटी भी पाई जाती है। देख सकते हैं आप लोग बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, फिर उसके बाद देख सकते हैं झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इस तरह से इसका क्रम है, आप लोग याद रखेंगे। बॉक्साइट उत्पादन में राज्य अंश देख सकते हैं, ये देख सकते हैं खदान है बॉक्साइट का। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप, यहाँ बॉक्साइट खदान उड़ीसा वगैरह में। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी, अत्ता, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपत माली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेपण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता और आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। देख सकते हैं। अधात्विक खनिज अभ्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माइका अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पतरन क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में निपाटन यानी स्प्लिट आसानी से हो सकता है। यह परतें इतनी महीन हो जाती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई से समाहित हो सकती है। अभ्रक माइका पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले, भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च प्रावैधिक शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विस्वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज और प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार, झारखंड वगैरह उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक
तक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादन क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी की देश की महत्वपूर्ण उत्पादन पेटी है। चट्टानी खनिज चूना पत्थर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन चूना पत्थर कैल्शियम चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। अधिकांश अवसादी चट्टान जिसको तलछटी चट्टान ही कहते हैं, ये कोयला चूना पत्थर बलुआ पत्थर स्लेट ये सब पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है। लौह परिवहन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। देख सकते हैं चूना पत्थर राज्य में सबसे ज़्यादा पूछेगा। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में 9%, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इस तरह से है। खनन को घातक उद्योग या किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम एवं पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं से सांस लेते हुए फेफड़े संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जल प्लावित होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए अस्थायी खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ तथा खनिज तरल के मलबे के खट्टा लगाने से भूमि मिट्टी का अपक्षय होता है और सरिताओं और नदियों द्वारा प्रदूषण बढ़ता है। खनन में धूल उठने से वायु प्रदूषण देख सकते हैं आप लोग। खनिजों का संरक्षण, ये सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रशिक्षित है। खनन उद्योग निक्षेप की कुल राशि सार्थक अंश है, अर्थात भू प्रकृति का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांधन में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीनीकरण समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश के अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों के सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य परिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। ऊर्जा संसाधन क्या? ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योग में मशीनों की संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिज जैसे कोयला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कोयला जो है सबसे ज़्यादा विश्व में चीन में होता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं: पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। खाने वाला कोयला बिटुमिनस होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, जल विद्युत या ताप विद्युत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब परंपरागत के अंतर्गत आता है, जिसको अनवीनीकरणीय कहते हैं। देखते हैं गैर परंपरागत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस ये गैर परंपरागत होता है। नवीकरणीय और इसी के अंतर्गत आता है। नवीकरणीय इसी को कहते हैं भूतापीय वगैरह, बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन 2 साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिससे कृषि में उपभोग किया जा सकता है। ये सब जो है ना, नवीकरणीय गैर परंपरागत के अंतर्गत आता है। पवन, भू ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा ये सब नोट कर लेंगे। इसी को कहते हैं नवीकरणीय या गैर परंपरागत। भूतापीय के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला हो गया। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला पूछेगा सबसे ज़्यादा तो चीन में पाया जाता है। भारत में छत्तीसगढ़
जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक तथा ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई, दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पिट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है, मुलायम होने के साथ साथ अधिक। आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, यानी मैप के थ्रू आप लोग कहाँ कोयला क्या पाया जाता है, ये सब आप लोग रुक के देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। लिग्नाइट कोयला विद्युत उत्पादन के लिए गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। यह खाने उन्हें के पकाने के लिए काम किया जाता है। कहा जाता है कि वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन के उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्वपूर्ण है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भित युगों के सेल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप है, लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्र उनके निकट के स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात जो है ना प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक गैस जिसमें दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम, खनिज तेल या ताप व प्रकाश के ईंधन, मशीनों को स्नेहक अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक, असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग का सेल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश स्टेप में पाई जाती है। वलन अपनति और गुंबदों वाले प्रदेश में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संलग्न चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है, जिसमें तेल प्रभावित हो सकता है। अवसादी चट्टान में होते हैं, तलछटी चट्टान या अवसादी। मध्यवर्ती असरंध्र पर तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने में रोकती है। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश स्टेप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई है, गुजरात, असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। भारत में मानचित्र के 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल शोधक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य। दिग्बोई असम, नरकटिया और मोरन होगरीजन, ये तीनों है असम में राज्य के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाए जाने वाली जाती है। प्राकृतिक गैस पूछा जाता है सबसे ज़्यादा रूस में, विश्व में पहला स्थान है। भारत में असम भंडार के साथ पाई जाती है। जब कच्चे तेल की सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए, उद्योगों में हीटिंग उद्देश्य के लिए, रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और खान पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है। गैस के बुनियादी ढांचे पूछा जाता है। गैस की बुनियादी ढांचे विस्तार, स्थानीय शहर गैस, COD नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन CNG और घरों में खाना पकाने के ईंधन PNG के रूप में उभर रहा है। भारत में प्रमुख गैस भंडार मुंबई है और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, जिनको खम्बाट बेसिन पाए जाते हैं क्षेत्र में संपूरित करते हैं। पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। देख सकते हैं आप लोग, रोके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केगा कर्नाटक, ये सब रोक के आप लोग देख सकते हैं। काकरापारा,
तारापुर, ये सब महाराष्ट्र वगैरह में है। रोक के आप लोग देख सकते हैं। नरोरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई है और बस इन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों में जोड़ा। इन गैस पाइपलाइनों में भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की। कुल मिलाकर भारत में वे गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से अधिक हो गया है और पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचाने की संभावनाएं हैं। विद्युत आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत दो प्रकार की उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टर्बाइन चलाकर किया जाता है, जल विद्युत कहते हैं उसको। नवीकरणीय के अंतर्गत आता अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहने से जल विद्युत की उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरणीय योग, यानी बहते जल से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे नवीकरणीय योग संसाधन कहते हैं। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नांगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भाखड़ा नांगल की स्थापना 1948 में शुरू हुई और 1963 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 7 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद कॉरपोरेशन ऑफ कोपिली हाइट परियोजना आदि ताप विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत के लिए अनवीकरणीय योग जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। गैर परंपरागत ऊर्जा बढ़ते उपभोग में देश की को कोयला, तेल, गैस और जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल और जीव भार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा क्या है? परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा जो है अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के ऊपर काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में थोरियम की मात्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे। मोनोजाइट और थोरियम कहाँ? केरल में सबसे। भारत के देख सकते हैं। सौर ऊर्जा क्या है? एक उष्णकटिबंधीय देश, यहाँ के सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत में ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलो तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद की पर्याप्त आपूर्ति होगी। सौर ऊर्जा संचालित देख सकते हैं आप लोग। पवन ऊर्जा क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म में विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नागरकोइल से तमिलनाडु पूछा जाता है, अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। नागरकोइल तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग लिए जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, नागरकोइल तमिलनाडु, ये पूछा जाता है। बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग होता है। बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक उत्पाद पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के
मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट, जिसमें गोबर गैस में क्या पाया जाता है, CH4 मीथेन पाया जाता है, के नाम से जाने जाते हैं। किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। देख सकते हैं बायोगैस संयंत्र। ज्वारीय ऊर्जा क्या, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बना कर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सक्रिय खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार अपने पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बढ़ाया जाता है। इससे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी कक्ष किरण गुजरात तथा पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिमी बंगाल में सुंदर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टाई ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा काफ़ी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। भूतापीय प्रवणता भूतापीय के अंतर्गत ही आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसी को। पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तलछटी वगैरह जो होता है, अवसादी चट्टान या नवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा भूतापीय अंतर्गत आता है। वही उथली गहराइयों पर अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों में उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है या इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए तैयार किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय इसी को कहते हैं नवीकरणीय गैर परंपरागत। दोहन के लिए भारत में दो प्रकार की परियोजनाएं शुरू की गई है। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पार्वती घाटी में स्थित है। दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी। पूछा जाता है पूगा घाटी कहाँ, लद्दाख में। देखते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रही है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के लिए सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकताएं हैं। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, जिसको भूतापीय कहते हैं, बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार है। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पत ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। इसमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों की न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते आइए हम लोग कुछ अभ्यास को देखें। इस क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षीय क्षेत्र और पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों में अपघटन बनाता है? तो कौन बनाता है? तो बॉक्साइट, इसको एल्युमिनियम कहते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज के अग्रणी राज है? कोडरमा किसकी अग्रणी राज है? तो अभ्रक जिसको माइका कहते हैं। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो किसमें होता है? तो तलछटी चट्टान, इसी को हम लोग कहते हैं अवसादी चट्टान। इसमें कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट आदि पाया जाता है। सेडिमेंट्री भी कहते हैं। मोनाजाइट रेट में निम्न में से कौन खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 5 को अच्छी तरह से कवर किया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।